Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence. It is said by Robert Frost. Hello my dear students and friends, कैसे हैं आप सब? I hope you all are healthy, wealthy and wise. First of all, I would like to welcome on my YouTube channel English with Samsad, and I request you all please subscribe my channel, share my channel for more updates. आज I am here in front of you all with new topic, new video. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं a very interesting poem of Robert Frost, Dust of Snow, from class 10th book First Flight. This poem, The Dust of Snow, has been written by Robert Lee Frost. You know very well, Robert Lee Frost was an American poet and he was very famous poet. In this poem, Dust of Snow, first of all we will understand the explanation of the poem. Then I will tell you a detailed analysis of the poem, the message of the poem and the rhyming scheme of the poem, as well as I will tell you question answer of this poem, and at last I will tell you the poetic device of the poem. So let's get started. Dust of Snow. Dust of Snow. So we are studying Dust of Snow, which is written by Robert Lee Frost. Robert Lee Frost. आपको पता होगा Robert Lee Frost was an American poet, a very famous American poet. Okay, अमेरिका के ये बहुत फेमस पोएट रहे हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. सो दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ आल्सो अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री. ये पोएम कहाँ से लिया गया है? न्यू हैम्पशायर से लिया गया है. ठीक है, न्यू हैम्पशायर अ पोएट्री कलेक्शन है. दिस इज़ अ पोएट्री कलेक्शन. ठीक है, यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का एक पोएट्री कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे पोएम्स को इंक्लूड करके इसको पब्लिश्ड किया गया था 1923 में. उसी से ये पोएम लिया गया है, डस्ट ऑफ स्नो. ओके, पोएम इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, बट इट हैज़ अ ब्रॉड मीनिंग, वेरी सिग्निफिकेंट इट इज़. ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं बहुत ही शॉर्टली. तो डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स और स्नो का मतलब यू नो वेरी वेल आइस, बर्फ. द फर्स्ट लाइन इज द वे अ क्रॉ सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. सो द वे अ क्रॉ, आपको समझना है, एक क्रॉ है, द वन मोर इज अ हैमलॉक ट्री. दोनों जो है जनरली द पोएट uses these two words in negative moment. नेगेटिव चीज़ों में दोनों को यूज़ किया जाता है. जैसे क्रो सिम्बोलाइजेस नेगेटिविटी, सॉरोनेस, सैडनेस, अपसेट मूड. ठीक है, उसी तरीके से अ हैमलॉक ट्री जो एक तरह का हैमलॉक पेड़ है, ये सिम्बोलाइज करता है पॉइजनस और नेगेटिविटी का. यानी हैमलॉक ट्री का मीनिंग यहाँ पे क्या है? अ पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पेड़. But in spite of this poisonous thing, negative things, Robert Lee Frost has used here in positivism. यानी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव वे में यूज़ किए हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने. ठीक है, इट मीन्स टू से कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे नेचर में, हमारे पृथ्वी पर, वो भी ह्यूमैनिटी को और ह्यूमन बींग्स को हील कर सकता है, वो भी हमें खुशी दे सकता है. दिस इज़ द मैसेज. तो हम लोग यहाँ आते हैं, कम टू द पॉइंट. द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. यानी पोएट जो हैं एक हैमलॉक ट्री के नीचे हैं और एक जो क्रो है वो उस हैमलॉक ट्री के ऊपर फ्लैटरिंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है वन ब्रांच टू अदर ब्रांच. एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट होता क्या है कि ब्रांच जो सुक हो रहा है, ब्रांच जो हिला, उसके वजह से जो स्मॉल पार्टिकल्स थे डस्ट का, यानी डस्ट ऑफ स्नो, यानी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो थे, यानी बर्फ़ के छोटे छोटे जो टुकड़े थे, वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? सुक डाउन ऑन मी, यानी पोएट के
हेड पे, पोएट के बॉडी पे गिरता है। और जैसे ही वो गिरता है तो वो क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। यानी जैसे ही वो स्मॉल पार्टिकल्स गिरता है ना, डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से गिरता है क्रो के हिलाने से, तो क्या हो रहा है, कह रहा है कि अ चेंज, यानी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है किसका, पोएट के मूड में, ठीक है। एंड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड का मीनिंग होता है रीग्रेट, याद रखिएगा इसको। र्यूड का मीनिंग होता है रीग्रेट, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक्सप्रेसेस हियर दैट कि जो मेरा दिन गुजर रहा था अपसेट में, सैडनेस में, सॉरोनेस में और बहुत सारे रिग्रेट में, पछतावे में जो गुजार रहा था मेरा दिन हेमलॉक ट्री के नीचे, तुरंत ही अचानक से एक क्रो ने उस ब्रांच को हिलाया जिसमें पहले से ही डस्ट ऑफ स्नो जमे हुए थे। वो जो पार्टिकल्स थे, टाइनी थिंग्स थे, स्मॉल स्नो का, वो जैसे ही पोएट के सर पे गिरता है, ठीक है, पोएट का मूड चेंज हो जाता है और वो कहते हैं कि वो जो है हमारे मूड को बिल्कुल चेंज कर दिया और जो मेरा दिन गुजर रहा था अपसेट में, सौरव में, रिग्रेट में, पछतावे में, उसको बचा लिया गया और अब से मेरा मूड चेंज हो गया। तो अब मेरा जो दिन गुजरेगा वो हैप्पीनेस में, एंजॉयमेंट में और जॉली मूड में गुजरेगा। दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, एक क्रो जो है हेमलॉक ट्री को हिलाता है और उस हिलाने के दौरान में जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं, टाइनी थिंग्स है, स्नो का, बर्फ़ का, वो पोएट के ऊपर गिरता है और जैसे ही गिरता है तो पोएट का जो मूड था पहले अपसेट था, है ना, वो अचानक से चेंज हो जाता है और वो अच्छा फील करने लगता है। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि स्मॉल थिंग्स एंड टाइनी थिंग्स इन नेचर कैन प्रिक्योर, कैन हील अस, हील ह्यूमैनिटी, हील ह्यूमन बींग्स। नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिविज्म की ओर इशारा करती हैं। दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस शॉर्ट पोएम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। राइम स्कीम और राइमिंग स्कीम, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि इस जो 2 पैराग्राफ है, 2 स्टेंजा है, उसमें राइमिंग स्कीम क्या है। ओके, एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट पोएटिक डिवाइस। तो सबसे पहले हम लोग राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। तो राइमिंग स्कीम हम कैसे पता करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड, लास्ट वर्ड साउंड, यानी क्रो, मी, स्नो, ट्री, इसमें हम लोग ढूंढेंगे। तो क्रो ए है, ठीक है, इसका साउंड को हम ए लेते हैं। सुक डाउन ऑन मी, चूँकि क्रो और मी का राइम बन नहीं रहा है तो इसलिए इसको हम बी लेते हैं। फिर क्रो स्नो, बिल्कुल सिमिलर साउंड है इसलिए ये ए आ जाएगा। उसके बाद से ट्री, यानी मी ट्री, दोनों का सेम साउंड है इसलिए बी आ जाएगा, यानी ए बी राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टेंजा का। सेकेंड स्टेंजा को हम लोग देखते हैं। हार्ट, तो यहाँ पे ए बी से नहीं मिल रहा है तो ये सी हो जाएगा। मूड नहीं मिल रहा है तो डी हो जाएगा, ठीक है। पार्ट, यानी हार्ट पार्ट, तो यहाँ पे फिर से सी हो जाएगा और मूड रूड, यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी राइमिंग स्कीम की बात करें, राइम स्कीम की बात करें तो ए बी सी डी, ये आपका राइमिंग स्कीम है इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की। तो इसमें एक पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कौन सा पोएटिक डिवाइस है, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीटेडली यूज़ होता है। एक वर्ड यहाँ पे छूट गया था, इसको एंड कर दीजिए, एंड सेव्ड वर्ड जो है वो छूट गया था, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पे एंड सेव्ड, तो यहाँ पे एस है एंड एस है, तो दिस इज़ रिपीटेडली यूज्ड, सो एस यानी ये लाइन जो है वो एलिट्रेशन है। दिस इज एलिट्रेशन।
एलिट्रेशन यूज हुआ है, सेव्ड सम पार्ट, तो सेव्ड और सम, दिस इज एलिट्रेशन. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is a dust of snow? What does the poet say change his mood? How has the poet's mood changed? This is the question. Now let's talk about the answer. Dust of snow means a small particles or tiny particles of snow. The particles are very small, so the poet had said them dust. From a hemlock tree, dust of snow was shaken off by a crow on him, and then his mood has changed, which was awful before. Let's talk about the next question. What are the birds which are usually named in the poems? Do you think a crow is oftenly mentioned in the poems? What images come to your mind when you think of a crow? Answer is a sparrow, nightingale, and peacock are mostly mentioned in the poems. No, crow is not oftenly mentioned in the poem. When I think of a crow, a dark image comes in my mind which symbolizes bad feeling and sorrowness. Let's talk about the another question. What do the crow and hemlock tree represent? Joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Answer is both. A crow and a hemlock tree represent sorrow in this poem. But in this poem, the dust of snow, the poet has used as the carrier of positivism and happiness that change poet's mood and poet's heart. A hemlock tree stands for the revival of poet's mood. I hope you have understood Dust of Snow poems. It's a message, it's a meaning, rhyming scheme, question answer and explanation. See you soon in the next video. Till then, have a good time.